हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। पिछले चैप्टर मैंने कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में बताया था, एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। अब इस चैप्टर में हम लोग पहले जो है वही करेंगे, प्रिपरेशंस पढ़ेंगे और मैक्सिमम प्रिपरेशंस जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स के हैं वो हमने पहले पढ़े हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से पढ़ते हैं और फिर उनके रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स की भी प्रॉपर्टीज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं। लेक्चर 1, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसके प्रिपरेशन का जहां तक सवाल है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो प्रिपरेशन का जहां तक सवाल है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे है ना, पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो अगर आप पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल बाय KMnO4H+ या KMnO4 in alkaline medium या K2Cr2O7 in acidic medium या है ना concentrated क्या HNO3। ये तमाम जो रिएजेंट्स हैं ये आपको मैंने है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, इनके बारे में ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में पढ़ा है और वहां मैंने बताया था आपको कि कभी भी 1 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं, अगर आप उनको इनमें से किसी के साथ भी ट्रीट करेंगे, ठीक है, इनमें से किसी के साथ भी ट्रीट करेंगे, एनी वन ऑफ देम, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर यहाँ मौजूद रहेगा तो याद रखिए ये चीज जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर जाएगी। तो अभी मैं सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स का ही प्रिपरेशन बता रहा हूँ, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन बता रहा हूँ, फिर मैं डेरिवेटिव्स का प्रिपरेशन बताऊंगा। और डेरिवेटिव का प्रिपरेशन जो है वो ये लोग आपस में ही कन्वर्ट होते रहते हैं, तो एक का प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे का प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स अलग से पढ़ेंगे। पहले अभी सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही कंसंट्रेट करते हैं। वैसे इस चैप्टर में मैं दोनों को, वो चैप्टर का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, तो इसमें हम लोग डेरिवेटिव्स में है ना अमाइड, ईस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड भी पढ़ेंगे, पर पहले हम लोग अभी थोड़ी देर कार्बोक्सिलिक एसिड पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, इस चीज को मैंने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस चैप्टर में पढ़ा है, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस चैप्टर जो है आप पढ़िए, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल बातचीत की है। तो यहां मैं जस्ट आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं, ठीक है, वरना ये सब चीजें आपको पहले पढ़ाई जा चुकी हैं। दूसरी चीज क्या, अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेते हैं और एल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे है ना ऑक्सीडेशन बाय, जैसे टॉलेंस रिएजेंट हो गया, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या है ना फेहलिंग हो गया, फेहलिंग सॉल्यूशन हो गया, या फिर बेनेडिक्ट हो गया, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो गया, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो गया, रिएजेंट हो गया। तो ये लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और ये लोग 1 डिग्री अल्कोहल को, नहीं सॉरी, एल्डिहाइड को चेंज कर देते हैं। जैसे एल्डिहाइड है ना, आप एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है, तो आप एल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। इस काम में जरूरी नहीं कि टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग या बेनेडिक्ट ही लगे, है ना, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ये काम कर देगा। ठीक है, खैर फिलहाल माइल्ड वाले भी कर लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग तो कर ही लेंगे। तो इसको इसमें चेंज अगर करना हो, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना हो, तो आप यहाँ पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए, AgNO3 ले लीजिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा और ये सिल्वर सॉल्ट में चेंज हो जाएगा, साथ में है ना सिल्वर मिरर बन जाएगा। ठीक है, या इसके जगह आप जो है फेहलिंग ले सकते हैं और फेहलिंग ले लीजिए। फेहलिंग के बारे में मैंने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस चैप्टर में बताया, या बेनेडिक्ट्स ले लीजिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले लीजिए। इसके बारे में भी मैंने डिटेल्ड बातचीत आपके ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस चैप्टर में की है, इसलिए मैं जस्ट इसका एक यहाँ पे जिक्र मात्र कर रहा हूं और
बस जिक्र ही किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे ही ये आपको बस जानना है। मैं अगर आप रेगुलरली सीरियली मेरे को पढ़ते हुए आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये सब रिएक्शंस आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तीसरी बात क्या है ना, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, अब ये लोग सब माइल्ड हैं, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं तो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी ये काम कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल या एल्डिहाइड्स भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, एल्डिहाइड्स भी इन लोगों के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अगर एक्चुअली अल्कोहल ही एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है और फिर एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। तो अगर ये रिएजेंट्स आप है ना किसी एल्डिहाइड को इन रिएजेंट से ट्रीट करेंगे तब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बता रहा हूं। मुझे मालूम है कि ये थोड़ा सा बोरिंग और ट्रेडिशनल साउंड कर रहा है, पर कोई बात नहीं, जस्ट मेरा मकसद है यहाँ पे चीजें याद दिलाना। मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वरना इसके डिटेल में मैंने जब 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन को पढ़ाया था तो मैंने काफी क्वेश्चंस भी वहां पे कराए थे, ठीक है। यहाँ पे बस मैं जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। तो एक चीज सीखा कि ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो 1 डिग्री अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देते हैं और एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को नहीं कर पाते, सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या तीसरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर आप एल्कीन्स की बात करिए और एल्काइंस की बात करिए तो एल्कीन्स और एल्काइंस को भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं, ठीक है। कैसे देखिए, तो थर्ड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस बाय वही चार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं उनमें से कोई भी आप ले लीजिए, चाहे वो KMnO4 H+ हो या KMnO4 OH- हो या K2Cr2O7 H+ हो या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हो, ठीक है ना, HNO3 हो। इनमें से कोई भी रिएजेंट अगर आप लेते हैं तो ये लोग एल्कीन और एल्काइन को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये बात भी मैंने डिटेल में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस चैप्टर में पढ़ा दी है, इसलिए मैं जस्ट ये मैं लिखता इसलिए ताकि आपको पता रहे कि ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं और मैं उसका रेफरेंस यहां पे आपको दे रहा हूं, ठीक है। और ये कैसे होता था मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं। अगर कोई एल्कीन है जिसको आप इनसे ट्रीट कर रहे हैं, इन लोगों से ट्रीट कर रहे हैं, चाहे ये सारे रिएजेंट्स में से कोई भी हो, चाहे वो है ना KMnO4 H+ हो या फिर है ना KMnO4 OH- हो या फिर OH- हो या फिर K2 और ये है ना K2Cr2O7 H+ हो या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हो। अगर इनमें से किसी से भी ट्रीट करेंगे तो ये चीज है ना बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा और आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे, RCOOH और प्लस R-COOH मिल जाएगा, ठीक है। इसी तर्ज पर अगर आप यहाँ पे एल्काइन भी ले लीजिए तब भी यही बात रहेगी, बात बदलेगी नहीं। अगर यहाँ एल्काइन आप ले लेंगे तब भी सेम चीज आएगा। अगर ये सेम रिएजेंट्स यहाँ पे इनमें से कोई भी हो गया तो आपको RCOOH और प्लस R-COOH मिलेगा। तो हम यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ क्या देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हैं और इस फेरिस्ट में मैंने आपको 3 रिएक्शन बता दिए। ये तीनों रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस चैप्टर में मिल जाएंगे आपको। वजह क्या है, सारे रिएक्शंस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस चैप्टर में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि चीजें ऑक्सीडाइज करके फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही रुकती है। तो सारी चीजें, चाहे वो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। अगर एल्केन भी है तो एल्केन भी ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल फिर एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। तो अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पॉइंट है, इसलिए सब चीज ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होती है और यही वजह है कि ये सारे रिएक्शंस जो है वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस चैप्टर के हैं, क्योंकि ये सब चीजें ऑक्सीडाइज होकर एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही रुकती हैं। अब इसके बाद का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस चैप्टर में पाया जाता है। जैसे चौथा जो रिएक्शन है वो है ओजोनोलिसिस, और वो भी ओजोनोलिसिस जो है वो ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस की बात कर रहा हूं, ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव नहीं, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। इस चैप्टर को इस रिएक्शन को भी मैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस चैप्टर में पढ़ा चुका हूं और वहां पे मैंने इसके बारे में डिटेल्ड बातचीत की है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जो होता है, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जो होता है
उससे भी आपको एल्डिहाइड या कीटोन्स मिलते हैं। तो यही चीज होता है वहां पे भी, CH R डैश है। अगर आप इसको ओजोन इन CCl4 फर्स्ट स्टेप से ट्रीट करिए, CCl4 से ट्रीट करिए, और सेकेंड पॉइंट में आप जिंक इन वाटर ना यूज करके सिर्फ वाटर यूज कर लीजिए या Ag2O यूज कर लीजिए, तो इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कहते हैं। और इसमें ये बॉन्ड का क्लीवेज होके RCOOH प्लस R डैश COOH बनेगा। अगेन मैं बोल रहा हूं कि इसके बारे में मैं जस्ट यहां पे एक जिक्र कर रहा हूं, और ये रिएक्शन के बारे में, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस के बारे में मैंने डिटेल्ड बातचीत ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस चैप्टर में की है। ऐसे ही अगर आप एल्काइंस की बात करिए तो एल्काइंस के केस में भी ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? ओजोन इन CCl4 जिंक इन वाटर, जिंक नहीं होगा यहां पे, ठीक है। जिंक क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिंक होगा तो वो रिडक्टिव ओजोनलिसिस हो जाएगी, ठीक है। तो रिडक्टिव ओजोनलिसिस हो जाएगी, तो यहां पे भी वही चीज आएगा, ये बॉन्ड ऐसे कट जाएगा और ये आपका RCOOH प्लस R डैश COOH होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने अब तक 4 प्रिपरेशन के मेथड देखे, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के, और चारों एक ही चैप्टर से थे। 1 डिग्री अल्कोहल या एल्डिहाइड को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं, एल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं। एल्कीन्स और एल्काइंस अगर होते हैं तो उनको आप इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या फिर ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस से, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। 5वां मेथड है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड के बारे में, ग्रिग्नार्ड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, आइए 5th मेथड देखते हैं प्रिपरेशन का। 5th रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। अब देखिए ग्रिग्नार्ड के साथ क्या चक्कर है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं ना, ये रिएक्शन भी मैंने ग्रिग्नार्ड चैप्टर में बताया है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम का जो चैप्टर है मेरा, उसमें ये रिएक्शन मैं बता चुका हूं, इसलिए इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। कभी भी किसी ग्रिग्नार्ड को आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस या एसिडिफिकेशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। और कैसे होता है, यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका एक ऐसा ग्रिग्नार्ड, ये ऐसे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? RC डबल बॉन्ड O माइनस और MgX प्लस, ठीक है, MgX प्लस, ठीक है, ये मिल जाएगा। और फिर आप जब इसका एसिडिफिकेशन या एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ H लग जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, और MgOHX इसमें से निकल जाएगा, MgOHX निकल आएगा, और क्या बनेगा? RCOOH, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये चैप्टर भी ऑलरेडी कवर्ड है, ग्रिग्नार्ड चैप्टर में ये रिएक्शन आपको मिल जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूं जो आपको मैंने पहले नहीं बताया है। तो यहां पर मैं जस्ट आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं, टोटल 10 रिएक्शंस में आपको बताऊंगा, और इन सब का सिर्फ रेफरेंस यहां पे दे रहा हूं जो आपको जान। इसके बाद फिर जो चीज होगी वो न्यू होगी आपके लिए। 6th बात क्या है? हाइड्रोलिसिस। अब 6th है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। तो ये भी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस जो चैप्टर है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, है ना, इसमें ऑलरेडी ये कवर्ड है, मैंने ऑलरेडी कवर्ड पढ़ा चुका हूं मैं, तो इसके बारे में बताना नहीं, जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूं कि कभी भी आप साइनाइड को ना, अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं H+ एक्वस के साथ, तो होगा क्या? यहाँ पे ये बॉन्ड जो है 3 हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे और 3 OH यहां लग के, और वाटर निकल आएगा, ऐसे हो जाएगा RCOH, ऐसे फॉर द टाइमिंग ऐसे समझ सकते हैं, वाटर निकल आएगा प्लस NH3 अमोनिया आपका रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से, और आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, RCOOH यहाँ पे मिल जाएगा,
ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। ठीक है, इसी तर्ज पर, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड के साथ साथ जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ और भी बहुत चीजों के हाइड्रोलिसिस से चीजें हो जाएंगी, जैसे सेवेंथ हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड्स। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं कि ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं ऑलरेडी कवर्ड इन, ठीक है ना, ऑलरेडी कवर्ड इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस चैप्टर। ठीक है, तो इसको भी मैं कवर कर चुका हूं। जस्ट मैं यहां पे एक रेफरेंस दे रहा हूं कि जो भी अमाइड्स होते हैं RCONH2, इनकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, H प्लस एक्वस लिखिए और इनकी हाइड्रोलिसिस करिए। तो जब भी आप इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पे OH और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। ठीक है, एक H और एक OH जुड़ जाएगा और ये चीज आपकी RCOOH प्लस NH3 में चेंज कर जाएगी। ठीक है, तो अमाइड्स की भी हाइड्रोलिसिस से आप है ना कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। 8th रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड्स। तो याद रखिए, एसिड क्लोराइड्स की भी हाइड्रोलिसिस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, अब जैसे ना RCOCl, ठीक है ना, एसिड क्लोराइड जो होते हैं है ना, उनकी जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, कैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए H प्लस एक्वस के साथ। तो जब भी आप है ना एसिड क्लोराइड लेंगे और उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको है ना यहाँ पे क्या मिलेगा, ये चीज आपकी यहाँ पे OH और यहाँ पे H मिल जाएगा, HCl अलग हो जाएगा और ये चीज आपकी RCOOH और प्लस H कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगभग 8 रिएक्शन बताया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड बता दिया। ऐसे ही हाइड्रोलिसिस अगर आप एनहाइड्राइड का भी करेंगे तो भी आपको सेम चीज मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो 8 रिएक्शन बताया मैंने, यहाँ पे मैं 9th रिएक्शन बता रहा हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ना एनहाइड्राइड्स। तो एनहाइड्राइड्स की हाइड्रोलिसिस जो है वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना, ऑलरेडी कवर्ड इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस चैप्टर। ठीक है, ऑलरेडी कवर्ड इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस चैप्टर में कवर कर दिया मैंने। जैसे मान लीजिए अगर कोई एनहाइड्राइड है RCOOCO R- है और अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, है ना, H प्लस एक्वस के साथ, तो याद रखिए ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ OH लगेगा और यहाँ पे H लग जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको RCOOH R-COOH। ठीक है, ये मिल जाएगा RCOOH प्लस R-COOH। तो ये आपका हो गया 9th रिएक्शन जो प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड। 10वां और आखिरी रिएक्शन जो है प्रिपरेशन का वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये भी मैंने है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस चैप्टर में कवर कर चुका हूं, मैं जस्ट यहां पे रेफरेंस दे रहा हूं। ठीक है, तो 10th रिएक्शन हो जाएगा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ये ऑलरेडी कवर्ड in oxidation reduction and hydrolysis chapter in oxidation reduction hydrolysis chapter। ठीक है, क्या कवर किया मैंने, RCOOR- अगर कोई ईस्टर लेते हैं और अगर आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऐसे करेंगे, यहाँ पे OH और यहाँ पे H लगेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा RCOOH प्लस R-OH ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बनाया है। तो यहाँ पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन तो बता दिया। डेरिवेटिव्स का प्रिपरेशन जो है बताने से पहले मैं चाहता हूं कि, या डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि उसके
है ना कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इसका मैकेनिज्म समझ लें, उसके बाद आगे पढ़ाई फिर फर्दर इसको करते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव किस मैकेनिज्म से रिएक्शन देते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म जो इनका होता है उसको कहते हैं SN-TH, SN टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म। तो क्या होता है, बहुत सिंपल है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और जैसे ही आप इसका मैकेनिज्म समझ जाएंगे आप मैक्सिमम रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स के हैं वो कर लेंगे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में मैकेनिस्टिक अप्रोच सीखेंगे, और जो भी नेम्ड रिएक्शन जो बच जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के, वो कमिंग लेक्चर्स में हम लोग करेंगे। तो आज मैकेनिज्म को समझने का हमारा मेन मकसद होना चाहिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स तो याद रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स जो हैं वो SN-TH मैकेनिज्म से काम करते हैं। SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म क्या होता है, तो इसमें ऐसे अगर आप एज सच देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये है ना, इनको जनरल फॉर्मूला इनका ये हो जाता है RCOLG, LG जहां लीविंग ग्रुप है, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल होता है तो SN-TH में ऐसा लगता है जैसे ये आता है न्यूक्लियोफाइल, और ये यहां ही इसलिए आता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर और लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है। लेकिन ये रिएक्शन एक्चुअली एक स्टेप में नहीं होता है, वो बेसिकली 2 स्टेप में होता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। तो मैकेनिज्म जो है वो ये होता है कि ना कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव अगर होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल उस पर जब अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये बॉन्ड पहले टूटता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर पाई बॉन्ड मौजूद है तो सिग्मा नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, तो ये इफेक्टिवली ऐसा होता है, मैंने कहा, तो पहले पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा RCOLG, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा, ये टूट जाएगा RCLG एंड न्यूक्लियोफाइल O-। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि अब आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 23-22 में मैंने लीविंग ग्रुप के बारे में बातचीत की है, तो वहां मैंने बताया है कि अगर इंटरनल अटैक होता है तो अच्छे लोग जो है चाहे कितना भी पुअर लिविंग ग्रुप हो वो लीव कर जाएगा, और आपको यही चीज मिल जाएगी, क्या हो जाएगा, RCO C डबल बॉन्ड O LG। ठीक है, मैं इसको ऐसे ना लिख के डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, हम समझ सकते हैं। ये चीज यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल और प्लस LG माइनस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बन जो है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो कार्बन जो है इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये टेट्राहेड्रल इसमें RI बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है ये टेट्राहेड्रल है। ये इसका शेप रियल जो है, मैंने टेट्राहेड्रल बनाया नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हैं इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है, और sp3 कोई भी चीज होती है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल ही होगा, इसलिए इसको है ना SN-TH कहा जाता है, SN टेट्राहेड्रल कहा जाता है। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं, इफेक्टिवली ऐसा लग रहा है जैसे न्यूक्लियोफाइल आया और लीविंग ग्रुप चला गया। आप देखिए न्यूक्लियोफाइल यहां लगा, लीविंग ग्रुप, तो आपको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल आया और लिविंग ग्रुप चला गया। अगर आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया है ना, तो ठीक है, लेकिन आइए इस मैकेनिज्म को और अच्छे से समझना अगर है आपको तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, रिएक्शंस हैं, तो याद रखिए अगर जैसे ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये ऑक्सीजन 18 है, आइसोटोपिक मार्कर लगा हुआ है, ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। तो अगर न्यूट्रल चीज न्यूट्रल के ऊपर अटैक नहीं करेगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज लिया, तो नेगेटिव चीज जो है वो डेल्टा पॉजिटिव की तरफ खींच सकती है, पर न्यूट्रल की तरफ नहीं खींच सकता। तो कभी भी अगर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं तो अक्सर रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड हो जाता है, तो यहाँ पे H+ पहले आ जाएगा और फिर वो लौट जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं कहते, इसको भी न्यूक्लियोफिलिक कहेंगे क्योंकि H+ बाद में रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पे OH बनेगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा और साथ में OH हो जाएगा ये।
अब ये जो है न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ पे अटैक कर सकता है, क्योंकि ये भले ही न्यूट्रल है पर ये एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। तो होगा क्या, ऐसा कुछ आ जाएगा RCOH OH OH R डैश, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस आ जाएगा। अब होगा क्या, यहां पे H जो है वो निकल आएगा, H यहां से निकल आएगा, तो ये H फिर से रिकवर कर गया, इसलिए ये एसिड कैटालाइज्ड कहा जाता है। जो H प्लस आपने यहाँ पे जो H प्लस अटैक किया था वो H प्लस यहाँ पे रिकवर कर जाएगा और यहाँ पे वाटर जो है वो निकल आएगा और क्या हो जाएगा, ये RCO। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन 18 है, आइसोटोपिक मार्कर लगा है, O18 है ये, ठीक है, तो RCOO R डैश और ये O18 है, तो O18 है। अब इस मार्कर को क्यों लगाया मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर आपको ये मिला और साथ में वाटर मिल गया, ऑफ कोर्स वाटर मिला H2O। तो इस रिएक्शन को हम लोग एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बड़े आसानी से आप एस्टेरिफिकेशन को कर सकते हैं अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अल्टीमेटली इसमें वाटर निकलना है। आपने देखा है कि यहां पर इस एस्टेरिफिकेशन में वाटर निकलता है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, दो लोग मिल जाते हैं और एक छोटा मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है। तो वो दो मॉलिक्यूल कैसे वाटर कैसे निकल सकता है, इसका OH और उसका H मिलके वाटर बना सकते हैं, या अल्कोहल का OH और इसका H मिलके वाटर बना सकते हैं। तो मैकेनिज्म में किसका OH और किसका H जाता है ये सही से पता लगाने के लिए हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन को है ना मार्क कर देते हैं, आइसोटोप हेवियर लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का O18 का यहाँ पे जुड़ा होना ईस्टर में, ये इस बात का सबूत है कि इसका पूरा ये OH गायब हो चुका है और इसका H, ये दोनों मिलके वाटर बना रहे हैं, है ना, H2O बना रहे हैं। और अगर ऐसा ना होता, अगर ये वाटर में जाता, अगर इसका OH और इसका H होता तो वाटर का ऑक्सीजन O18 होता, लेकिन ऑक्सीजन वाटर का O18 नहीं है, ईस्टर का, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH चला जाएगा, इसका H चला जाएगा और ये OR डैश जो है, OR डैश है ना, वो इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। तो पता लगाने के लिए कि कौन कहां से जाता है, तो OH जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कोहल से H जाता है और एस्टेरिफिकेशन जाता है। एस्टेरिफिकेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि यहां देखिए H प्लस भी है और वाटर भी है, ठीक है। तो ये H प्लस यहां पे मौजूद है, H प्लस भी है और वाटर भी है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में यहां दिखा रहा हूं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में यहां दिखा रहा हूं, यहां क्या होता है देखिए, ध्यान दीजिए, यहां होगा H प्लस फिर से अटैक करेगा, यानी ये चीज एक्चुअली यहां होगी, यहां का जो H प्लस है ना, वो यहां अटैक करके ये बॉन्ड टूटेगा और फिर वाटर उस पर जुड़ेगा, सेम मैकेनिज्म ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये OH चला जाएगा, आ जाएगा RCO H, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा OR डैश R डैश, ठीक है, और OR डैश आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा प्लस, और फिर ये वाटर जो है वो यहां आके जुड़ जाएगा, ठीक है, वाटर आके जुड़ जाएगा और ये आ जाएगा RCOH OR डैश OH प्लस, ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो H है ये फ्री हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस जो है वो यहीं O पे अटैक कर देगा, क्या हो जाएगा RCOH OH H R डैश प्लस OH हो जाएगा ये, ठीक है। और ये बॉन्ड फिर वाटर, ये अल्कोहल लीव कर जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां से जो H प्लस रिलीज हुआ वो यहीं पे अटैक कर देगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और है ना, ये यहां जब अटैक करेगा तो यहाँ पे OH R डैश प्लस बन जाएगा, फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये आ जाएगा RCOH OH प्लस प्लस R डैश OH। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए ये जो है p पाई बॉन्डिंग बना देगा, R डैश OH अलग हो गया और ये आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OH,
डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, और साथ में ओ एच होगा प्लस आर डैश ओ एच हो गया, और ये चीज फिर फर्दर क्या होगा, H प्लस फिर से निकल जाएगा। ये जो H प्लस यहाँ पे जुड़ा था वो H प्लस फिर से रिलीज हो जाएगा यहाँ पे। तो अगेन H प्लस यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम किया और आपको फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड और वही अल्कोहल मिल गया जिससे आपने शुरुआत की थी। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर आप इसका रिवर्स जाएंगे तो आपको फिर से वही कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ये एस्टरिफिकेशन का है ना रिवर्स रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैकेनिज्म सीखने के बाद 2 क्वेश्चन किए हैं, मेरे पास बहुतेरे क्वेश्चंस हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अमोनिया यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, आर सी ओ माइनस एन एच 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 प्लस और साथ में Cl है। अब होगा क्या, ये इंटरनल अटैक होगा और Cl बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा, और ये तो चला ही जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है। तो क्या मिलेगा आपको, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 और साथ साथ प्लस है ना, ऑफ कोर्स Cl माइनस मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, Cl माइनस मिल जाएगा, तो ये चीज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्टिवली ऐसा लगा जैसे, और जो H गया था और ये जो Cl माइनस है मिलके HCl बना देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे HCl बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी होगी, वाटर जब यहाँ पे अटैक करेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये चीज आना चाहिए, RCO माइनस Cl OH प्लस। ठीक है, तो H तो अपने आप चला ही जाएगा और ये इंटरनल अटैक करने पे कोई भी चीज लीव कर जाती है, फिर आपको मिलेगा RCO OH प्लस HCl, ये चीज आपकी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं, आप किसी भी तरह का न्यूक्लियोफाइल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव के साथ दिया है, एक ही मैकेनिज्म होना चाहिए। अब जैसे यहाँ अमोनिया फिर से अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, CH3 CO माइनस Cl N H प्लस, ये आ गया, फिर ये बॉन्ड बना और Cl लीव कर जाएगा और H तो लीव करेगा ताकि नाइट्रोजन स्टेबलाइज हो जाए। तो यह चीज आ जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस ये H और ये Cl HCl बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ रिएक्शंस कैसे होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ। कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल है तो कैसे रिएक्ट करेगा, सेम मैकेनिज्म, हर बार एक ही चीज हो रहा है। पहले ये पाई बॉन्ड टूट जा रहा है और फिर है ना वो खतरनाक हो जा रहा है क्योंकि अब वो इंटरनल अटैक कर सकता है, और इंटरनल अटैक से कितने भी पुअर लिविंग ग्रुप्स होते हैं वो लीव कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये इंटरनल अटैक करेगा तो Cl लीव कर जाएगा, और H इस वजह से लीव करता है क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो अनस्टेबल होता है, तो H लीव कर जाएगा ताकि ऑक्सीजन जो है वो स्टेबलाइज हो जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH OPH, ठीक है, OPH प्लस H और Cl HCl हो जाएगा। ठीक है, HCl हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो जाएगा। H प्लस अगर होगा भी तो ये यहाँ अटैक कर देगा, तो ये आ जाएगा RCO NH3 प्लस, अब वाटर यहाँ पे अटैक करेगा और ये टूट जाएगा, तो ये चीज बनेगी आपकी RCO माइनस NH3 प्लस और साथ में OHH प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा और ये चीज बैक अटैक करके अमोनिया निकल जाएगा, और H तो इसलिए निकल जाएगा ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OOH RC डबल बॉन्ड OOH प्लस अमोनिया मिलेगा। ठीक है, अमोनिया एक बेस है और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक एसिड है, दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट बना देंगे। तो इसका फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो होगा RCO माइनस NH4 प्लस, ये सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग तरह का रिएक्शन था, यहाँ पे है ना आपका सॉल्ट बन जाता है। इस सॉल्ट को सॉल्ट के साथ आगे क्या होगा मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, ये जो है अल्कोहल इस पे अटैक करेगा, ये टूटेगा, ये चीज आ जाएगी आपकी RCO माइनस OCH3H प्लस और साथ में
Cl है, फिर इंटरनल अटैक होने पर Cl लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और H भी लीव कर जाएगा, तो यहां पे आपको मिलेगा ईस्टर RCOO CH3 प्लस HCl। ठीक है, HCl मिल जाएगा, तो ये चीज आपकी जो है वो यहां आ जाएगी, RCOOH3 और प्लस HCl हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कोई भी किसी भी तरह का अगर न्यूक्लियोफाइल है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कर सकते हैं। जैसे ये एक न्यूक्लियोफाइल है, 2 डिग्री अमीन है, ये यहां अटैक करेगा, यहां इसलिए क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो ये चीज आनी चाहिए RCO माइनस N CH3 CH3H प्लस और साथ साथ जो है एक Cl तो है ही। अब ये जो O है ये बॉन्ड बनाएगा और ये Cl लीव कर जाएगा, तो यहाँ पे ये तो सब्स्टिट्यूशन हो ही गया और H अलग से लीव कर जाएगा, है ना, H लीव कर जाएगा ताकि नाइट्रोजन स्टेबलाइज हो जाए। तो ये आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, Cl निकल आएगा, H निकल आएगा और N CH3 ये मिल जाएगा आपको, RCON CH3 मिल जाएगा और साथ में ऑफ कोर्स आपको HCl मिल जाएगा, ये H और ये Cl जो है अलग से मिल जाएगा, HCl हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह पर ये क्वेश्चन देखिए, RCOCl CH3 NH2, यहां पे क्या होगा, ये अटैक करेगा ऐसे, RCO माइनस Cl N CH3H प्लस, ये ऐसे ये लीव कर जाएगा और H लीव कर जाएगा, क्या हो जाएगा ये RC डबल बॉन्ड O NH CH3 प्लस H और Cl मिलके HCl बना देंगे। ठीक है ना, H और Cl मिलके HCl बना देंगे, तो ये चीज आ जाएगी। अब देखिए ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पे मैंने जस्ट बताया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया मिलके एक सॉल्ट बनाते हैं, तो कभी भी अगर अमोनिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिल जाएगा तो वो सॉल्ट बना देगा, RCOO माइनस NH4, ठीक है, प्लस और यही नहीं, अब ये तो बनेगा तो याद रखिए अमोनिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, बल्कि यहां पे इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। अगर आप इसको हीट करेंगे तो वाटर निकल आएगा और वाटर निकलते ही ये अमाइड में चेंज कर जाएगा, तो यहां से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O निकल आएगा और NH2 बनेगा। याद रखिएगा कि अगर आप फर्दर इसका डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे P2O5 या Al2O3 वगैरह इस्तेमाल करना होगा, जिससे वाटर और निकल जाएगा और ये चीज आपकी RC ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, है ना, साइनाइड बन जाएगा। तो खैर यहाँ पे मैंने आपको लगभग 11 रिएक्शन है ना कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स को के बताए हैं, जो सारे के सारे SN-TH मैकेनिज्म पे थे। ठीक है, 11 क्वेश्चन हुए। आइए 12वां क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे सेम एक्सेस में है तो दोनों अमोनिया से रिएक्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा CO एसिड बेस रिएक्शन है, O माइनस NH4 प्लस, ठीक है, और वैसे ही COO माइनस NH4 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा। तो एक्सेस यूज करने पे ये होगा। अगर आप इसको हीट करेंगे तो यहां से भी वाटर निकल आएगा, यहां से भी वाटर निकल आएगा, तो ये आपका डाइअमाइड हो जाएगा, CONH2 CONH2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां आ जाइए, यहां पे क्या होगा, अब यहां पे 1 मोल है, कैटेगोरिकली कहा गया है कि 1 ही मोल लिया गया है अमोनिया, तो एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा COO माइनस NH4 प्लस, ये चीज बनेगी और साथ में COOH हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको हीट करेंगे इसे, तो वाटर निकलेगा, H2O निकल आएगा और ये चीज CONH2 COOH ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब होता क्या है कि अगर आप चाहें, अब देखेंगे होगा क्या, अब ये चीज न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां पे अटैक करेगी, ठीक है, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसको तो कुछ ऐसा आएगा, ये है ना, C ऐसे, C डबल बॉन्ड O NH C O माइनस, ये बॉन्ड टूटने की वजह से O पे क्या आ जाएगा, माइनस, O माइनस, और साथ में OH
और ये बॉन्ड जो है बन जाएगा ऐसे, है ना, प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, इंटरनल अटैक से जो लीविंग ग्रुप है वो तो लीव कर ही जाएगा और साथ साथ H भी लीव कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, ये H निकल जाएगा और इसको तो जाना ही था क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये लीविंग ग्रुप OH चला जाता है। तो जब ये इसने अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा नेगेटिव, और फिर इसने इंटरनल अटैक किया और लीविंग ग्रुप लीव कर गया, तो ये लीव कर जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ C डबल बॉन्ड हो और ये NH बन जाएगा। तो कुछ इस तरह की चीज आपकी बननी चाहिए, C डबल बॉन्ड हो NH, C डबल बॉन्ड O, ये चीज बन जाएगी, ठीक है। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो यही चीज आ जाएगी, ये डायमाइड है, ठीक है। इसी तर्ज पर अगर आप देखें, ठीक है ना, इसी तर्ज पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3NH2 के साथ रिएक्ट करके सेकेंड स्टेप में हम हीट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे OH जो जाएगा और यहाँ से H+ जो जाएगा उसके साथ एक वाटर भी बनेगा, उसको मैंने हटा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही बात आ जाएगी कि ये बेस है और ये एसिड है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बना देंगे। तो ये हो जाएगा RCO माइनस और NH3CH3+, ठीक है, ये हो जाएगा। ये H+ ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो NH3+ बन जाएगा। भाई ये बेस है ना, ये H+ लेने के लिए जाना जाता है, तो CH3NH3+ बन जाएगा। और ये RCOO- जो है, RCOO- वो तो रहेगा ही, ये एनायन हो गया, एक कैटायन हो गया। अगर आप इसको हीट करेंगे तो वाटर निकल आएगा, डिहाइड्रेशन होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन चला जाएगा, यहां से ऑक्सीजन चला जाएगा, ये बॉन्ड जुड़ जाएगा, तो ये चीज ऐसे बन जाती है RCONHCH3 और प्लस ऑफ कोर्स वाटर निकल आएगा इसमें से, ठीक है, वाटर आ जाएगा। सेम इसी तर्ज पर ये OH जो है ये इस H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे CH2H5O- बनेगा, जो कि बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये चीज टूट जाएगी, तो क्या बनेगा, RCOOC2H5, ठीक है। O जो है वो यहाँ अटैक करेगा, ये चला जाएगा, तो RCOOC2H5 RCOOC2H5 प्लस R-COO- जो बनेगा, और ये बेस जो है, चलिए ठीक है मैं बताता हूं, RCOO- जो बनेगा, तो आप याद रखिए, आपने इस रिएक्टेंट ने जो H+ लूज किया है वो कहीं से इस मीडियम में जो स्ट्रे H+ होगा वो यहां आकर जुड़ जाएगा, तभी इसका रोल कैटलिस्ट का होगा। अगर इसने H+ लिया है तो इसको H+ वापस करना होगा, तो जो H+ वापस होगा वो यहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन अल्कोहल से कराया है, और आप देख सकते हैं कि आपको एक ईस्टर मिल रहा है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रही है, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ एनिलीन है, जो कि यहाँ पे PHNH2 भी लिखते हैं इसको, कभी भी आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ देंगे, PHNH2 लिखा हुआ एनिलीन है। तो आप देख सकते हैं चाहे ये बहुत अच्छा बेस है, यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बनेगा, RCONHHPH, ठीक है, प्लस R-COO-, ठीक है, O-, यहाँ पे प्लस है, ये H+ जो यहाँ से फ्री होगा इफेक्टिवली यहाँ के जुड़ जाएगा, तो ये चीज आपकी क्या मिल जाएगी, RCONHPH प्लस R-COOH, ये मिल जाएगा। ध्यान इस बात का आपको रखना है कि, है ना, ये चीज फर्दर जो है ना, इस एनिलीन से रिएक्ट कर सकती है, ठीक है, फर्दर रिएक्शन हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि मैं नहीं दे रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे मैंने चीजें 1 मोल ली हैं। अगर एक्सेस होता तो ये फर्दर जो है एनिलीन से रिएक्ट करता, एनिलीन फिर बेस होता, फिर ये एसिड होता, एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट कुछ इस तरह का बनता, फिर आप उसको हीट करते तो फिर अमाइड बन जाता, ठीक है। तो इसका एंड प्रोडक्ट लास्ट में अमाइड आएगा। अगर आप इसको, है ना, एक्सेस लेंगे तो दोनों अमाइड में चेंज कर जाएंगे, एक पार्ट तो अमाइड में कर ही गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट भी अमाइड में चेंज कर जाएगा अगर आप इस एनिलीन को एक्सेस लेंगे, ठीक है। ऐसे यहां पे एक रिएक्शन है कि ईस्टर को अमोनिया से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, फिर वही बात, ईस्ट अमोनिया जो है यहाँ पे बेस की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये ओ टूट जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ कोर्स, ओ टूट जाएगा, ये आ जाएगा RCO- O R-NHHH प्लस, फिर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये बॉन्ड जाएगा, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और H भी लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आएगा RC डबल बॉन्ड O
RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस, ये जो H प्लस है और ये R डैश O माइनस है मिलके R डैश OH बना। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स पे 17 क्वेश्चन देखे हैं और याद रखिए ये सारे जनरल क्वेश्चंस हैं जो मैकेनिस्टिक अप्रोच से हो जाएंगे। जो क्वेश्चन मैकेनिस्टिक अप्रोच से नहीं होने वाले होते हैं, जो स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं, उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी मेरा क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक कंपाउंड है 18th क्वेश्चन में, और ये आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल से तो रिएक्ट करेगा नहीं, ये एसिड कैटालाइज्ड स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। तो आप जानते हैं स्टेरिफिकेशन में डायरेक्ट कर दे रहा हूं, वाटर निकल आता है, और या तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहां अटैक करके तमाम चीजें कर सकते हैं। तो यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आएगा OH। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन आप जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर ईस्टर बनाते हैं, COOCH3 बन जाएगा, है ना। तो ये मिथाइल, अच्छा ध्यान रखिएगा, इसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं ना, सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है इसको। तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्टर, एक तरह से इसको कहते हैं मिथाइल सैलिसाइलेट। 8 शब्द ईस्टर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहा जाता है, ऑयल ऑफ, है ना, विंटर ग्रीन भी कहते हैं, और इसको परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, परफ्यूम इंडस्ट्री में ये काफी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट चीज क्या, अब यहां पे क्या है कि अल्कोहल है हमारा न्यूक्लियोफाइल, एसिड कैटालाइज्ड है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक। अब दोनों में से किस पे अटैक करेगा, तो ध्यान दीजिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अपने -M इफेक्ट की वजह से इसका ये डेल्टा पॉजिटिव काफी घट जाता है, जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि फिनाइल के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसका डेल्टा पॉजिटिव बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि अगर आपको चूज करना पड़े कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में से कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट देगा, तो मेरा आंसर होगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे भी स्टेरिफिकेशन हो जाएगा, इसका OH और इसका H निकल आएगा, और यहाँ पे आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि यहाँ पर COOH हो जाएगा, ये COOH, और ये CH2COOCH3 ये आ जाएगा CH2COOCH3, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स वाटर निकल आएगा, है ना, वाटर निकल आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं नोट कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये बात जो है ये सारे डेरिवेटिव्स के लिए भी ट्रू है, एसिड के डेरिवेटिव्स के लिए भी ट्रू है, क्योंकि अगर यहाँ COCl होता तो वही बात लगती कि इसके -M की वजह से COCl जो एसिड है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती, जबकि यहाँ बढ़ जाती। तो मैं यहाँ पे बल्कि इस बात को हम लोग क्यों ना जनरलाइज कर ले तो ज्यादा अच्छा है। और जनरलाइजेशन क्या होगा कि एलिफेटिक का एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, एलिफेटिक एसिड डेरिवेटिव्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये पूरा ही लिख लिया जाए, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान देंगे। तो कभी भी आपको अगर चूज करने के लिए आ जाता है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, एलिफेटिक की एरोमेटिक, तो हमेशा याद रखिएगा पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है आप एलिफेटिक के लिए ही करेंगे, एरोमेटिक के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दूसरी चीज, नेक्स्ट रिएक्शन 20th रिएक्शन क्या है, ये फिर से सैलिसिलिक एसिड है और ये एक अल्कोहल है, तो फिर से यहाँ स्टेरिफिकेशन हो जाएगा और ये रिएक्शन बड़ा ही सिंपल है। क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा OH बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड
COOPH, ठीक है, इसको कहेंगे फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट कहा जाएगा। इसको सेलॉल भी कहते हैं, सेलॉल भी कहा जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में काम आता है। यहां पे क्या है, ये भी सैलिसिलिक एसिड है, तो ये सब सैलिसिलिक एसिड के रिएक्शंस भी बताते चल रहा हूं। सैलिसिलिक एसिड है। अब याद रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता, लेकिन अल्कोहल कर सकता है। तो ये अल्कोहल जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्या बनेगा, यहां पे बनेगा CH3COO, ठीक है, CH3COOH, ठीक है ना, CH3COCl, सॉरी CH3, ये यहां आएगा और ये ऐसे टूट जाएगा Cl, तो यहां क्या हो जाएगा COHPH, ठीक है, मैंने OHPH, भाई ये O अगर यहां आके लगेगा, ठीक है, तो ये चीज चली जाएगी और O जो है इससे भी जुड़ जाएगा, लेकिन H अगर जुड़ा रहेगा तो इस पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, और साथ में ये जो COOH है वो रहेगा, COOH रहेगा, और फिर से अगर ये H लीव कर जाएगा तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा CH3COO, ठीक है ना, क्या आ जाएगा CH3COO, तो यहां पे आ जाएगा फाइनली ये चीज जो है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इसको, ये H चला जाएगा, मैं इसको मिटा के लिख दे रहा हूं, इतना तामझाम नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। तो हुआ क्या, ये आया, फिर यहां H था, वो H लीव कर गया, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, इसको एसिटिल ग्रुप कहते हैं, एसिटिल ग्रुप, और ये सैलिसिलिक एसिड है, तो इसको क्या कहेंगे, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है इसको, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये हमारे है ना दर्द निवारक है, एंटीसेप्टिक है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग एस्प्रिन भी कहते हैं, ठीक है। ये एक एस्प्रिन जो है वो एंटीसेप्टिक नहीं, एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक जो आपके दर्द में आराम दे, एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जिसे कहते हैं, ठीक है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जब बनता है, इस ग्रुप को हम एसिटिल ग्रुप कहते हैं, और पहले से ये सैलिसिलिक एसिड था, ध्यान दीजिएगा, ये पहले से सैलिसिलिक एसिड था ही था, और साथ में जब इसने अटैक किया तो एसिटिल ग्रुप जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम एस्प्रिन कहते हैं। और ये दर्द जो को रिलीव करने के लिए इसको यूज करते हैं। कोई भी चीज अगर पेन किलर की तरह एक्ट करती है तो उसको हम लोग बायोलॉजी के लैंग्वेज में एनाल्जेसिक कहते हैं। अब लास्ट रिएक्शन ये है ना एनिलीन है, और अगर एसिड डेरिवेटिव से रिएक्ट करना है तो क्या होगा, तो फिर अगेन ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यहां जब जुड़ेगा तो ये NHH प्लस होगा, तो एक H लीव कर जाएगा, क्या हो जाएगा NHH और CH3CO, ठीक है, CH3CON, यहां पे आ जाएगा प्लस, यहां बॉन्ड 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 और H भी लीव कर जाएगा, H लीव कर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी CH3CONH, और ये चीज बन जाएगी, ठीक है। इसको हम बोल ट्रिवियल नेम इसका हो जाएगा, ट्रिवियल नेम हो जाएगा एसिटानिलिड, ठीक है, एसिटानिलिड कहा जाता है, ट्रिवियल नेम हो जाएगा। और अगर आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहते हैं, IUPAC नेम, तो आप देख सकते हैं N पे फिनाइल लगा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं N फिनाइल, और ये खुद एसिटामाइड का या मीथेन इथेनामाइड का डेरिवेटिव है, अमाइड कहा जाता है, ठीक है। तो N फिनाइल, N पे फिनाइल लगा हुआ है, और इथेन अमाइड ये खुद है, ये एक्चुअली CH3CO है ना, 2 कार्बन का अमाइड था, तो इथेन अमाइड का तो पहले से ही था, एक H हट के नाइट्रोजन में फिनाइल लग गया, तो इसका नाम होगा N फिनाइल इथेन अमाइड कहा जाएगा इसको, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने आज इस लेक्चर में 2 बातें कवर की। पहली चीज क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रिपरेशन होता है ना, वो कैसे होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स कैसे रिएक्शन देते हैं, ठीक है।
ध्यान आपने नहीं दिया होगा, इन पूरे रिएक्शंस के दौरान कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स बनते रहे, जैसे यहाँ ईस्टर बना है, ठीक है, यहाँ पे जो है अमाइड बना है। तो अब मैं जो रिएक्शंस आपको बता रहा हूं वो ना सिर्फ उसमें प्रॉपर्टीज भी इंक्लूडेड है बल्कि प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है। दोनों चीजें मिक्स है, उनको सेपरेट करना मुश्किल है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स का, ठीक है। तो आज हम लोगों ने दो पर्पस सॉल्व किए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन देखा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स कैसे रिएक्ट करते हैं SN-TH मैकेनिज्म से, ये बात भी देख ली। अब बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो इनके स्पेसिफिक हैं, ठीक है, जो आप मैकेनिस्टिक अप्रोच जानने के बावजूद ना कर पाएंगे, तो इसलिए ऐसे रिएक्शंस को हम लोग अगले लेक्चर्स से देखेंगे, जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है, कर्टिस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और कुछ नेम्ड रिएक्शन जो इस चैप्टर के हैं, जो रेमिनेंट हैं, उनके ऊपर बातचीत करते हैं। तो ये चीज कंटिन्यूड रहेगी लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।